कौन सी घटना घटी सुरभि के साथ? हेड ऑफिस से ब्रांच ऑफिस के कर्मचारियों को अचानक निर्देश मिला कि इस काम को आज ही पूरा करना है। तो काम पूरा करते रात के 10 बज गए। नई नियुक्ति सुरभि को उसके घर छोड़ने की जिम्मेदारी मैंने ले ली, क्योंकि मेरा और उसका घर आसपास है। मैं सुरभि के साथ घर के लिए रवाना हुआ। वो चुपचाप बैठी थी। तुमने कहाँ से एमबीए किया है सुरभि? जी, वाराणसी से। यहाँ फ्लैट में रहती हो या पीजी में? सर, पीजी में। घर पर कौन कौन है? सर, मैं अकेली हूँ। हाँ हाँ, यहाँ तो अकेली ही हूँ। मैं तुम्हारे घर के बारे में पूछ रहा हूँ। जी, मैं अकेली ही हूँ। क्या मतलब सुरभि? घर पर मम्मी पापा भाई बहन तो होंगे ना? सर, मेरा कोई भी नहीं है। मेरे पापा बहुत पहले चल बसे और 4 महीने पहले मेरी माँ का देहांत हो गया। मैं उनकी इकलौती संतान हूँ। उसका चेहरा दुख से मलिन हो गया तथा आंखें सजल हो गई। ओह सॉरी, मैंने तुम्हें दुखी कर दिया। हम दोनों के बीच कुछ देर चुप्पी पसर गई। फिर चुप्पी तोड़ते हुए मैंने पूछा, तुम्हें फिल्म देखना पसंद है? सर, टीवी पर देखती हूँ। मेरा टीवी हर समय ऑन रहता है। ओहो, पूरा समय टीवी का शोर। सिर नहीं दर्द हो जाता तुम्हारा? नहीं सर, बंद टीवी हो जाता है। शांत वातावरण मुझे अपना दुख दर्द कचोटते हैं। उसने इतनी गमगीन गंभीरता से ये बात कही तो मैंने कहा, सही बात है। स्वयं को व्यस्त रखने का कोई बहाना तो चाहिए ही। मैं भी हर समय म्यूजिक सुनता हूँ। फिर थोड़ी देर में उसका पीजी आ गया तो उसने नीची नज़रों से मुझे थैंक्स कहा और गाड़ी से उतर गई। मैंने भी उसे बाय और गुड नाइट बोल दिया। अगले दिन हम दोनों की ही नज़रें एक दूसरे के लिए कुछ विशेष हो गई। मुझसे नज़रें मिलते ही वो नज़रें झुका लेती। मौका देखकर मैंने कहा, सुरभि, हम दोनों का ऑफिस आने जाने का रास्ता एक ही है। हम रोज़ साथ में आना जाना शुरू कर सकते हैं। हाँ, मैं इतना दावे से कह सकता हूँ कि तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो। उसने मुस्कुराते हुए नीची नज़रों से सहमति प्रकट की। फिर हम दोनों साथ साथ ही आने जाने लगे। हम दोनों के बीच अपनत्व तो पनप चुका था। एक दिन मैंने पहल करते हुए कहा, सुरभि, हमें मिले ज़्यादा समय तो नहीं हुआ, किंतु मेरा मन रात दिन तुम्हारे नाम की माला जपता रहता है। मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे मन की बात जानना चाहता हूँ। और हाँ, मेरा नाम राज है। वही बोलो, ये सर सर क्या लगा रखा है? मेरे इतना कहने पर वो खामोश हो रही थी तो मैंने उसके कंधे पे हाथ रख के पूछा, क्या बात है सुरभि, खामोश क्यों हो? वो मेरा अपना तो पाकर फपक फपक कर रो पड़ी। राज सर, मेरा बलात्कार हो चुका है। मैं कलंकित हूँ। मुझे कोई कैसे स्वीकार करेगा? मैं इस कलंक को पूरी उम्र ढोने के लिए मजबूर हूँ। मैंने उसके ओंठों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, सुरभि, स्वयं को संभालो। मैं तुम्हें अपनाऊंगा, तुमसे शादी करूंगा। स्वयं को हीन ना समझो। चलो, सबसे पहले थोड़ा पानी पीकर स्वयं को संयत करो। वो पानी पीकर कुछ शांत हुई किंतु आंसू बहाती रही। देखो सुरभि, तुम्हारे गुजरे कल से मेरा कोई सरोकार नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अपना आज और आने वाला कल संवारना चाहता हूँ। किंतु हाँ, जो हादसा तुम्हें इतना दुखी कर गया उसे अवश्य बांटना चाहूँगा। तुम अपनी आप बीती बेझिझक मुझे बताओ। तुम्हारे सामने तुम्हारा दोस्त हितैषी हमदर्द बैठा हुआ है। वो धीमे स्वर में बोली, राज, हमारे गांव में दादा साहब के यहाँ मेरे पापा अकाउंटेंट का काम करते थे। उनके बेटे बाबा साहब भी अपने पिता की तरह पापा जी की ईमानदारी की बहुत इज्जत करते थे और दोनों ही पापा जी से मित्रवत व्यवहार करते थे। एक दिन काम करते हुए अचानक पापा जी का दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया। उन दोनों ने हम लोगों की सहायता के लिए हर माह
पेंशन की घोषणा करते हुए आदेश दिया कि जब तक वे दोनों हैं तब तक पेंशन हमारे परिवार को दी जाए। पेंशन से हम लोगों का खर्च चलने लगा। फिर 3 सालों में दादा साहब एवं बाबा साहब का निधन हो गया तो उनका बेटा शहर से गांव आ गया और कामकाज देखने लगा। उस दिन हर माह की तरह मैं पेंशन लेने पहुंची। बहुत खुश थी क्योंकि मेरा 12वीं का रिजल्ट आ गया था और मुझे बहुत अच्छे अंक मिले थे। वहाँ काम करने वाले रजत से मालूम हुआ कि मुझे पेंशन लेने लंच में पुनः आना होगा क्योंकि अभी छोटे साहब बाहर गए हुए हैं। मैं लंच टाइम में दोबारा वहाँ पहुँची। देखा वो बैठा हुआ मेरा इंतज़ार कर रहा था। मुझे देखते ही बोला, बधाई हो सुरभि, सुना है तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आए हैं। मैंने पेंशन की बात कही तो बोला, अरे बैठो, खड़ी क्यों हो, शरबत तो पी लो, इतनी दोपहरिया में आई हो। फिर शरबत एक गिलास उसने स्वयं उठा लिया तथा मेरी ओर सरका दिया। मैं सोच रही थी ये बड़े लोग हैं, इनकी कही बातों को मानना चाहिए। शरबत पी गई। फिर जब होश आया तो निर्वस्त्र पाया मैंने। ऊपर वो दरिंदा भी निर्वस्त्र पड़ा हुआ था। सारा माहौल देखकर वह अपनी शारीरिक पीड़ा से इतना समझ सकी थी कि इस दुष्ट ने मेरा सर्वनाश कर दिया है। मेरी दशा घायल शेरनी सी हो गई थी। वो दरिंदा मेरी बर्बादी का आनंद लेता हुआ बोला, मुफ्त में पैसे ले जाती हो तो अच्छा लगता है, आज अपना हक वसूल लिया तो काटने दौड़ती है। खबरदार, चुपचाप निकल ले। वो तेरे बाप की पेंशन रखी है, तेरी कीमत भी बढ़ाकर उसमें रख दी है, गिन ले, कम लगे तो और ले ले, जो कीमत कहेगी दे दूँगा। बहुत आनंद मिला, तूने मुझे प्रशंसक बना लिया। तू तो मुझे पहली नज़र में भा गई थी। और ना जाने क्या क्या वो निर्लज्ज बक रहा था। उसके पैसे वहीं छोड़कर लड़खड़ाते कदमों से मैं जब घर पहुंची तो उस वक्त माँ के पास पड़ोस की औरतें बैठी हुई थी। मैं माँ को गले लगाकर फपक फपक कर रोती हुई सब बोल गई। माँ के साथ सभी ने मेरी आपबीती सुन ली तो वे अपने अपने ढंग से सभी ढांढस बंधाकर चली गई। माँ पत्थर की मूर्ति सी बन गई। 2 दिन तक हम माँ बेटी अपने दुख के साथ घर में अकेली बंद पड़ी रही। जो पास पड़ोस रात दिन हमारे घर आता जाता था, कोई झांकने नहीं आया, जैसे हमारे घर में छूत की बीमारी हो गई। 2 दिन बाद पड़ोस की राधा दीदी खाना लेकर आई और बोली, भाभी, यूँ पत्थर बनने से काम नहीं चलेगा, दिल को मजबूत करो, बिट्टू की हिम्मत बनकर उसे राह दिखाओ। मेरा कहा मानो तो इस गांव से दूर चली जाओ। दीदी का अपनत्व पाकर माँ के दिल में जमा दर्द आंखों से आंसू बनकर निकलने लगा। वो रोते हुए बोली, दीदी, जिस गांव को मैं अपना रक्षक मानती थी वही तो इज्जत का भक्षक बन गया। अब मैं अकेली विधवा एक जवान खूबसूरत लड़की को लेकर कहाँ जाऊँ। दीदी को माँ स्नेह गले लगाकर बोली, भाभी, ये तो हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा। यहाँ रात दिन इसी कुकर्म की चर्चा से जीना दूभर हो जाएगा। बिट्टू के अच्छे अंक हैं, यहाँ का घर बेचकर वाराणसी चली जाओ, उसे पढ़ाओ, पैरों पे खड़ा करो। भैया भी यही चाहते थे। भाभी, उनका सपना पूरा करो, तुम्हारा यही कर्तव्य है। माँ पर उनकी बातों का कुछ अवश्य असर हुआ, जिससे वो कुछ शांत हो गई। फिर धीरे से बोली, घर के लिए इतनी जल्दी ग्राहक ढूंढना भी कठिन है, 100 बातें उठेंगी। तो वो बोली, भाभी, तुम उठने वाली बातों की चिंता
छोड़ो, बिट्टो का जीवन संवारने का सोचो। बहुत से लोग जो घर ज़मीन खरीदना चाहते हैं। तुम तो जाने की तैयारी करो। हाँ, इस बात का पूरा ध्यान रखना कि किसी को कानों कान खबर ना हो कि तुम कहाँ जा रही हो। दीदी की मदद से गांव का सब काम निपटाकर हम वाराणसी आ पहुँचे। यहाँ थोड़ी भाग दौड़ के बाद माँ को एक बुटीक में काम मिल गया और मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन। दोनों अपने अपने काम में तन मन से लग गई। राज, ये माँ ने ही कहा था कि कभी शादी के निर्णय का समझ आए तो अपने शादी करने से पहले अपने साथी को सब कुछ अवश्य बता देना, अन्यथा किसी के सामने कभी भी इस दुष्कर्म की चर्चा ना करना। ये कहकर सुरभि खामोश हो गई तो मैंने उसके हाथों पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ की हिम्मत को तहे दिल से सलाम करता हूँ। रोज ही टीवी पर पेपर्स में ऐसी दुर्घटनाएं सुनने से पढ़ने से मिल जाती हैं। हमेशा से पुरुष वर्ग स्त्रियों पर इस तरह का जुल्म करता रहा है। इन जातियों की जड़ें हमारे धार्मिक ग्रंथों से भी जुड़ी हैं। रामायण में वर्णित है कि सीता को रावण हरण करके ले जाता है तो उनके पति राम उनकी पवित्रता की अग्नि परीक्षा लेते हैं। उसके बाद भी उन्हें त्याग कर वनवास हेतु मजबूर कर दिया जाता है। वो दिन शनिवार था। हम दोनों लगभग 2 बजे ऑफिस से निकले थे और अब समय 4 से ऊपर हो रहा था। हम दोनों का मन भी कसैला हो गया था तथा कुछ भूख भी लग रही थी, इसलिए हम पास के रेस्टोरेंट चले गए। वहाँ सुरभि ने आहिस्ता से कहा, राज, मैं अपने कलंक से आपका जीवन बर्बाद नहीं करना चाहती। मुझे माफ़ कीजिए, मैं बेवजह आपकी राह में आ गई। कैसी बातें करती हो सुरभि? मैंने उसके करीब आकर कहा, मैंने तहे दिल से तुम्हें प्यार किया है। प्यार कोई सूखा पत्ता नहीं होता जो हवा से उड़ जाए। वो तो मजबूत चट्टान सा अडिग होता है जो अनेकों तूफानों का सामना कर सकता है। एक अनजान पुरुष ने तुम्हारे साथ दुष्कर्म किया, उससे तुम कलंकित हो गई। उसकी सज़ा तुम क्यों पाओगी? जो भी सज़ा मिलनी चाहिए उसी दुष्कर्मी को मिलनी चाहिए। तुम स्वयं को हीन न समझो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर एक खुशहाल दुनिया बसाएंगे जहाँ घृणा तिरस्कार नहीं, सिर्फ प्यार और विश्वास हो। राज, आपको विश्वास है कि आपके माता पिता मुझ जैसी लड़की को अपनाएंगे, स्वीकार करेंगे? उसने अपनी शंका धीरे से व्यक्त की। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है। वे दोनों बहुत समझदार हैं और दकियानुसी विचार के नहीं हैं। मेरे परिवार में कुछ ऐसे कजिन्स हैं जिन्होंने अंतरजातीय विवाह किए हैं, तो उस मौके पर सारे परिवार को समझाने का काम मेरे मम्मी पापा ने ही किया। मैं अपने मम्मी पापा को अपने प्यार, अपने निर्णय के बारे में बताऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जीवन और समाज के प्रति मेरी इस सकारात्मक सोच, मेरी पहल का वे स्वागत करेंगे। मैंने प्यार से उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, सुरभि, मेरी इस सकारात्मक पहल में मेरा साथ दोगी ना? मेरी हमसफ़र बनकर मेरा संबल बनोगी ना? यदि मम्मी पापा को समझने में थोड़ा समय लग जाए तो मेरा इंतज़ार करोगी ना? उसने मुस्कुराते हुए सहमति से सिर हिला दिया। मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए कहा, चलो फिर आज ही तुम्हें मम्मी पापा से मिलवा देता हूँ। देरी क्यों करना? शुभस्य शीघ्रतम। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी से मेरी खुशी समाहित थी, इसलिए वो खुशहाल जीवन की ओर इशारा करती प्रतीत हो रही थी। तो दोस्तों, ये आज की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जितना हो सके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। ज़रूरी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर
हमेशा के लिए अपना बना लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।